नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। मेरा टैलेंट मेरी पहचान, माई टैलेंट इज माई आइडेंटिटी। मेरी इस YouTube चैनल पर दोस्तों, यदि आप सभी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आज से जो कहानी शुरू होने जा रही है, ये बहुत ही मजेदार होने वाली है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों को मनोरंजन प्रदान करवा सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हॉरर गेस्ट हाउस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताकर उसका उपहास कराना या आपको डराना धमकाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन कराना है। क्या सच है, क्या झूठ, इसका चैनल कोई दावा नहीं करता। ध्यान रहे, इस घटना की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, अतः सत्य समझना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि इस कहानी में घटित कोई भी घटनाएं आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं तो यह एक संयोग मात्र ही होगा, जिसके हम कोई भी उत्तरदायी नहीं हैं। कमजोर दिल वालों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इन कहानियों से दूर ही रहें, क्योंकि इसके कई पार्ट होने वाले हैं जिसमें एक से बढ़ के एक डरावने एपिसोड आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अब। चवंत मजदूरों का डर। रात का वक्त, चारों तरफ अंधेरा घिरा हुआ था, बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। बारिश की हल्की बौछार और बीच में एक सड़क कम चौड़ी और उसके दोनों तरफ बहुत बड़ा और घना जंगल। बारिश होने की वजह से सड़क बिल्कुल गीली हो गई थी और उसी सड़क पर एक इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस इंसान ने काले रंग का एक लंबा कोट पहन रखा था और हाथों में भी ग्लव्स पहन रखे थे और गले में मफलर डाल रखा था और हाथ में छाता पकड़ा था बारिश से बचने के लिए। वो चल रहा था तो उसके चलने की आवाज आ रही थी और वो आवाज वो आदमी खुद सुन सकता था, क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा शांति थी। बारिश भी अब बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही थी। उस आदमी ने एक बार अपने आजू बाजू देखा, फिर उसने एक बार अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो उसे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखा और कुछ नहीं। उसे घबराहट होने लगी। बिल्कुल काली रात, बहुत बड़ा और घना जंगल, तेज चल रही हवा, ऊपर से सड़क के किनारे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और न ही वहाँ कोई गाड़ियों की चहल पहल थी। ऐसे डरावने माहौल में कोई भी डर जाए। एकदम से उसे आहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, वहाँ उसे झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं दिखा। हवा के तेज चलते की वजह से झाड़ियाँ हिल रही थी और उसकी आवाज हो रही थी। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाया, क्या हो गया है मुझे। फिर वो अपने हाथ की घड़ी में समय देखने लगा। वही दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में बहुत से आदमी चादर बिछा कर बैठे थे और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो उनकी आवाज से पूरा हॉल गूंज रहा था। तभी एक आदमी बोला, अरे साहब, आप आ गए। वो उसके सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर। उसे देखते ही बाकी के सभी लोग खड़े हो गए। सभी लोगों के सामने एक आदमी खड़ा था जो करीब 30 से 35 वर्ष का होगा। उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे। वो सीधा चलता हुआ आकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर बोला, छोटू, आग और बड़ा दे, ठंड बहुत बढ़ गई है। वो बोला, जी साहब, लड़कियां पीछे वाले कमरे में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो बोलकर वहाँ से चला गया। फिर उसने सामने खड़े हुए लोगों से कहा, आप लोग खड़े क्यों है, बैठ जाए। तो सब लोग बैठ गए। फिर बोला, बोलो आप लोग, इतनी भी क्या जरूरी बात थी जो आप सब ऐसे बारिश के मौसम में आ गए। फिर गुस्से से बोलते हुए एक आदमी खड़ा हुआ, हम वहाँ काम नहीं कर सकते। काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वहाँ काम नहीं कर सकते। वजह नहीं पता आपको कि पिछले 2 दिनों में वहाँ क्या क्या हुआ, या फिर सब जानते हुए भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी गुस्से में बोला, मुझे सच में नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो और किस बारे में बोल रहे हो, मुझे सही सही बताओ। फिर एक आदमी उसका हाथ पकड़कर बोला, तू चुप हो जा, तुझे बड़े साहब से बात करने की तमीज नहीं है। माफ करना साहब, इसे नहीं पता मालिक और मजदूर में फर्क क्या है। जवान खून है, जोश जोश में ज्यादा बोल दिया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम बताओ वहाँ हुआ क्या है ऐसा जो ये लोग वहाँ काम करने से मना कर रहे हैं। साहब, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, बात बहुत बड़ी है, जिस वजह से हम काम कर रहे हैं वहाँ कुछ बहुत गलत चीज है। वो हमें वहाँ से चले जाने की चेतावनी दे रहा है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे विस्तार में बताओ सारी बातें। साहब वहाँ कोई आत्मा है और वो भी बहुत बुरी आत्मा, या कोई शैतान है। ये आत्मा शैतान क्या बकवास लगा रखी है तुमने, देखो ऐसे बात करने से ना ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और ना ही इन सब मजदूरों की। जो भी बोलना चाहते हो मुझे साफ साफ बताओ। साहब वहाँ पर एक मजदूर की मौत हुई है और बहुत ही प्रताड़ित करके मारा है उसे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे के पार्ट और भी मजेदार होंगे। कमेंट्स 1 व्यू ऑल greater_icon share your thoughts न्यू इमेज 0 लाइक share_white 0 shares चट्टू एक मौत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछले भाग में एक मजदूर ने कहा साहब वहाँ दर्दनाक मौत हुई है। अब आगे आदमी की मौत का नाम सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर उस आदमी ने आगे बताना शुरू किया। सुबह का समय था, वातावरण भी मस्त था, धूप निकली हुई थी, घने पेड़, जंगल वाला पहाड़ी इलाका और सूरज की रोशनी उनके बीच में से आ रही थी। उस जगह पर पेड़ काटकर एक बड़ी जगह बनाई गई थी। उस जगह पर गहरा काम फैला हुआ था और काम करने का शोर सुनाई दे रहा था। बहुत से लोग काम कर रहे थे, कोई मिट्टी खोद रहा था तो कोई पेड़ काट रहा था। सब अपने काम में लगे हुए थे। सबको काम करते हुए सुबह से शाम हो गई थी। फिर एक एक कर सभी लोग घर जाने लगे। धीरे धीरे वह जगह खाली हो गई, लेकिन एक आदमी अभी भी काम कर रहा था। एक आदमी कुल्हाड़ी का प्रहार एक ही जगह पर बार बार कर रहा था। उस आदमी ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया था, उसके बावजूद भी वो खोदे जा रहा था। फिर दूर से एक आदमी चिल्लाया, अरे रामू बहुत देर हो गई, चल घर चले। वो बोला बस 5 मिनट रुकिए, काम पूरा कर लूं। वो फिर से खुदाई करने लगा। खोदते खोदते उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई। वो आश्चर्य से वहाँ देखने लगा। फिर वापस से उसने उसी जगह पर वार किया तो फिर वही आवाज आई। फिर वो कुल्हाड़ी रख कर हाथ से मिट्टी हटाने लगा। उसके हाथ में एक अजीब सी चीज आई, देखने में तो पुराने जमाने की लग रही थी। रामू ने उसे बाहर निकला और सूरज की रोशनी में देखने लगा। वो चीज सूरज की रोशनी में और ज्यादा चमक रही थी। उसने फिर ढलते सूरज को देखा जो बादलों ने छुप रहा था और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। उसने उस चीज को छुआ और उससे अलग करके देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे अलग किया एक जोरदार झटका लगा। उसके हाथों से वो गिर गया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो उसके हाथ में नहीं था। उसने आसमां को देखा जिस पर काले बादल छाने लगे थे और ठंडी हवाएं जोर से चलने लगी। तभी मोनू की आवाज आई, रामू चल घर चलते हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही थी। सुबह जहां सूरज की रोशनी थी वहां अब बिल्कुल अंधेरा था। रामू खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों उसका पूरा शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो मोनू को बुलाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। इधर मोनू ठंड की वजह से दोनों हाथ अपने शरीर पर लपेटे खड़ा था और सोच रहा था कि रामू अभी तक क्यों नहीं आया। तभी उसे रामू की जोरदार चीख सुनाई पड़ी। वो चौंक गया और आवाज की, रामू तू ठीक तो है, जल्दी चल, ये कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन उसे रामू की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इधर एक नुकीली धारदार सब्बल उड़ती हुई आई और रामू के पेट के आर पार हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी वो सब्बाल उसके पेट से बाहर आया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। इधर मोनू आवाज की तरफ भागता हुआ आ रहा था। इधर रामू भागने की कोशिश कर रहा था। तभी कहीं से उड़ते हुए नुकीले तार आए और उसके पैर में घुस गए। वो फिर चिल्लाया दर्द से। उसने सामने देखा कि मोनू दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंची और ना ही वो मोनू उसे देख पा रहा था। तभी एक बार फिर से वो सबबल उड़ता हुआ आया और उसके शरीर में अंदर बाहर हो रहा था। हर जगह जैसे कोई घुसा रहा हो और निकाल रहा हो। तभी रामू जमीन पर गिर पड़ा। इधर मोनू उसे पुकारता रहा। इधर जो गड्ढा रामू ने खोदा था उसका शरीर उस घड़े की तरफ जाने लगा, जैसे कोई घसीट रहा हो। थोड़ी देर में वो उसी घड़े में जा गिरा और उसके ऊपर अपने आप मिट्टी भर गई।
वो गड्ढा पूरी तरफ भर गया। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई गड्ढा खोदा ही नहीं गया हो। इधर मोनू को वो फिर नहीं मिला। रात होने की वजह से मोनू घर वापस आ गया। कुर्सी पर बैठे आदमी ने कहा, तो क्या हुआ फिर, रामू मिला कि नहीं? वहाँ बैठे आदमियों में से एक आदमी बोला, नहीं साहब, रामू नहीं मिला, पता भी वो कहा गया। वैसे वो आदमी जो रामू के साथ था वो कहा गया? एक आदमी बोला, वो यही है साहब। फिर उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया। कुर्सी पर बैठे आदमी ने कहा, जब तुमने रामू को ढूंढा तो वो तुम्हें क्यों नहीं मिला? पता नहीं साहब, मैंने बस उसकी दर्दनाक चीखें सुनी। हमारे बीच बस कुछ दूरी का ही फासला था, फिर भी ना जाने क्यों मैं उसे देख नहीं पाया। बहुत अजीब बात है ये, कोई आदमी ऐसे केस गायब हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ साहब, वहाँ जरूर कोई शैतानी आत्मा है, ऐसा काम तो वही कर सकती है। ये सब बेकार की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं, यह जरूर कुछ और है। आपको ऐसा लगता है तो बताइए साहब, ये किसका काम हो सकता है? वो लोग वहाँ बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है वो आ गया है। छोटू जरा दरवाजा खोल। छोटू ने दरवाजा खोला और बोला, आइए साहब, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। इतना बोलकर वो दरवाजे से हट गया। अंदर आते ही उसके अपने छतरी छोटू को दे दी और काले कोट में चलता हुआ अंदर आया। उसने अपने हाथ में पहने ग्लव्स निकाले और आगे बढ़ा। कुर्सी पर बैठे आदमी को छोड़कर बाकी सब खड़े हो गए। एक आदमी बोला, अरे मलिक आप ये, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी टोपी निकाली और कुर्सी पर बैठे आदमी की तरफ बढ़ गया। कुर्सी पर बैठा आदमी बोला, आओ, राघव ने तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपके बुलाने पर तो आना ही था। जोरधन सर, बताइए कैसे है आप? कुछ देर पहले तो सब ठीक था, लेकिन इनकी बातें सुनकर वो इतना बोलकर चुप हो गया। राघव ने अपनी नज़र मजदूरों की तरफ करते हुआ कहा, तो आप लोगों ने इनको सब बता दिया? जा साहब, 3 दिन ही गए, रामू का कोई पता भी नहीं चला। हम डर गए इसलिए इनको सब बता दिया। जब जॉर्डन सर का फोन आया था तभी मैं समझ गया था कि सर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि इन सब ने मुझसे मिलने की बात की, तो मुझे गया कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि छोटी बात तो तुम खुद ही सुलझा लेते। जा सर, बात तो सही में बहुत ही बड़ी है। जोरधन ने मजदूरों की तरफ देखते हुए कहा, बात तो बड़ी है पर इतनी भी नहीं कि सुलझा ना सके। राघव ने कहा, कोई है सर जो हमारे साथ खेल खेल रहा है? ये आप कह रहे हैं साहब, आप तो थे हमारे साथ 3 दिन से। हमने कितना ढूंढा रामू को, लेकिन वो हमें नहीं मिला। वहाँ जरूर कोई है जो हमें काम नहीं करने दे रहा। देखो, ये सब तुम्हारे मन का सिर्फ वहम है। मैं भी तो था तुम्हारे साथ, फिर मुझे क्यों कुछ दिखाई नहीं दिया? क्योंकि साहब, जो हादसा हुआ है वो शाम को हुआ है और आप तो 5 बजे के पहले ही घर चले जाते हैं। राघव ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है वहाँ काम करने से तुम लोगों की मौत हो जाएगी? मौत हो जाएगी नहीं साहब, हो गई है, और ना जाने में कैसे बच गया। अच्छा तो ठीक है, फिर आज रात को मैं वहाँ जाऊंगा। अगर मैं बच गया तो फिर तुम लोगों को वहाँ काम करना पड़ेगा। मोनू बोला, ये क्या बोल रहे हैं साहब, वहाँ जाना दिन में खतरे से खाली नहीं है और आप रात में जाने की बात बोल रहे हैं। फिर जोरधन ने बोला, देखो राघव वहाँ जाएगा, अगर वो ठीक लौटा तो तुम लोगों को कल से वहाँ काम करना होगा। फिर सभी मजदूरों ने कहा, ठीक है सर, अगर राघव सर सही सलामत लौटे तो हम वहाँ काम करने के लिए तैयार है। ऐसा बोलते हुए सभी मजदूर अपने घर की तरफ चल दिए। सभी लोग जा चुके थे। राघव वहाँ खिड़की के पास खड़ा था। जॉर्डन बोला, ये गांव के लोग बहुत ही लालची होते हैं, उन्हें लगता है ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो लूट लेते हैं, लेकिन तुमने बिल्कुल सही दाव फेंका। उन्हें क्या लता कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है। फिर राघव ने जॉर्डन की तरफ देखते हुए कहा, ये सब बकवास नहीं है, कुछ तो सच्चाई है उन लोगों की बातों में। जॉर्डन बोला, क्या बोलना चाहते हो तुम? इन लोगों की बातों में विश्वास करना चाहते हो? नहीं सर, मैं उस बात पर विश्वास कर रहा हूँ जो मैं आंखों से देखा है, और उसे बोलना बहुत ही मुश्किल है। क्या कहना चाहते हो तुम? वही सी रामू की लाश मिल चुकी है। आज का पार्ट लंबा हो गया, लेकिन कहानी में बहुत ही मजा आ रहा होगा, तो पढ़ते रहिए रीडर्स, और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। हर हर कमेंट्स 0 व्यू ऑल ग्रेटर अंडरस्कोर आइकॉन शेयर योर थॉट्स न्यू इमेज 0 लाइक शेयर अंडरस्कोर वाइट 0 शेयर्स छतरी राघव पे आत्मा का हमला। हेलो दोस्तों,
कैसे हैं आप सब, आशा है एकदम मस्त होंगे। मेरे प्यारे रीडर्स, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लाश का नाम सुनकर जोरधन बिल्कुल सुन्न हो गया। वो कुछ देर तक राघव को सवालिया नजरों से देखा रहा। हॉल में कुछ देर का सन्नाटा छा गया, बस हवा चलने की आवाज आ रही थी। जोरधन ने बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? इन सब मजदूरों ने तो कहा कि लाश अभी तक नहीं मिली। राघव बोला, उन सबको कुछ पता नहीं है अभी, वैसे भी वो लाश इतनी बुरी हालत में मिली है, मैंने कभी नहीं देखी ऐसी लाश। कैसे मिली तुम्हें वो लाश? आखिरकार उसने कहा शुरू किया। राघव एक कमरे में कुछ नक्शे को देख रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। राघव बोला, कौन है? मैं हूँ साहब, राहुल। राघव ने दरवाजा खोला। राहुल अंदर आया। उसके चेहरे पे घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसका चेहरा पसीने से भर गया था। डे से वो भागकर आ रहा ही कहीं से। उसे देखकर राघव चौंक गया। राघव बोला, अरे राहुल, क्या बात हो गई? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? सर जल्दी चलिए मेरे साथ। राघव बोला, हुआ क्या? राहुल बोला, सर आपको पता है कल रामू गायब हो गया। राघव बोला, क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। राहुल बोला, हाँ साहब, और सबको बड़े साहब के पास जाने का सोच रहे हैं। राघव बोला, लेकिन कल तक तो सब कुछ ठीक था, किसने बताया उनको? साहब मोनू ने बताया उन सब लोगों को। पर ये सब कैसे हुआ? रामू मिला या नहीं मिल गया है साहब? राघव बोला, कहाँ मिला वो? जंगल में सर। राहुल ने ये बात इतनी धीरे से कही, राघव समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल के जंगल की तरफ बढ़ गए। दोनों जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत था। हवा में बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा कोहरा छाया हुआ था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने पूछा, और कितना दूर? राहुल बोला, बस पहुँच गए साहब, कुछ ही मिनट में वो दोनों वहाँ पहुँच गए। राहुल रुक गया। राघव ने पूछा, क्या हम पहुँच गए? राहुल ने हाँ में गर्दन हिला दी। राघव बोला, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? तभी वहाँ पर से कोहरा हटने लगा। उसके सामने जो नजारा आया उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पे पसीना आने लगा। सामने का नजारा इतना ज्यादा भयंकर था, कोई ऐसा देख ले तो कभी न भूल पाए। सामने रामू की लाश एक संबल में घुसी हुई थी। उसके पूरे शरीर में सबल से छेद हो गए थे, जैसे किसी ने कोई संबल बार बार उसके शरीर में घोंपा गया हो। उसकी आंखें बाहर लटक रही थी, गर्दन मोड़ दी थी। उसकी चेहरे पर भी सबल से छेद दिया गया हो। उसके शरीर में बस छेद दिख रहे थे और कुछ नहीं। और नीचे जमीन पर उसकी बॉडी का पूरा खून पड़ा हुआ था। ये सब कैसे? राघव बस इतना ही बोला। राहुल बोला, पता नहीं साहब, लेकिन ऐसी मौत किसी को न मिले। किसी जानवर का काम नहीं साहब, कोई जानवर ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो नोचेगा और खाएगा, नहीं, जानवर का काम नहीं है। ये सब बातें सुनकर जोरधन कुछ सोचने लगा। वो बस राघव को सके रहा था। सर अभी तक मैं उस खौफनाक मंजर को नहीं भूला हूँ, अभी तक वो सब मेरे सामने घूम रहा है। क्या आपको नहीं लगता सर कि उस जगह कुछ बदला बदला है? कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहाँ काम करें। कुछ दिनों से वहाँ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है और वो हमसे कुछ कहना चाहता है। कोई है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे साथ खेल रहा है। जोरधन बोला, ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? सर बात इतनी छोटी नहीं है जितनी दिख रही है। राहुल को तो पैसों का लालच था, इसीलिए ये बात उसने किसी को नहीं बताई और चुपचाप लाश को जमीन में गाड़ दिया। जल्द ही इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ राघव, लेकिन तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि ये काम हमारे लिए कितना जरूरी है। इस काम को किसी भी तरह करवाओ और पुलिस की चिंता मत करो, उनको मैं संभाल लूंगा। आप बेफिक्र रहिए सर, आज रात में वहाँ जाऊंगा और इस बात का पता लगाकर रहूंगा कि इस राज के पीछे क्या असलियत छुपी है। इतना बोलकर राघव खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। वातावरण बिल्कुल ठंडा था। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके दिमाग में वही मंजर घूम रहा था। ऐसा खौफनाक मंजर किसी भी इंसान को डरने पर मजबूर कर देता है, लेकिन कहते हैं ना, विश्वास हर डर को खत्म कर देता है। लेकिन इस वक्त राघव के मन में विश्वास से ज्यादा डर था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मजदूरों की बात में कुछ तो सच्चाई है, लेकिन उसका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ पहुँच ही गया।
उसके सामने वही जगह थी जहाँ जोरों शोरों से दिन में काम होता था, लेकिन इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था और बिल्कुल घना अंधेरा था। राघव की धड़कनें इस वक्त बिल्कुल सहमी हुई है। राघव ने अपने कदम उठाए और आगे बढ़ने लगा। उसने अपने जेब से टॉर्च निकाली और ऑन की तो उस जगह उजाला हो गया। उसने सामने की तरफ किया तो बिखरी हुई चीज दिखा लगी। वो आगे बढ़ा। वो इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर उसकी नजर सामने गई, वहाँ एक आदमी पड़ा हुआ था। राघव उसे देखकर एक बार सोच में पड़ गया। इस वक्त इतने घने जंगल में यहाँ कौन होगा। वो उसकी तरफ बढ़ा और उसे पूछा, हेलो कौन हो आप। उसने उसका हाथ पकड़ के हिलाया तो राघव के हाथ में उसका हाथ आ गया। राघव डर गया और उसका हाथ झटक दिया। वो आदमी पलटा। राघव उसे देख के डर गया, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं राघव था। राघव अपने आप को अपने सामने ऐसे देख के डर गया। उस आदमी के पूरे शरीर पर गहरे घाव थे जिस पर से खून निकल रहा था। इस आदमी ने राघव का हाथ पकड़ा और नोच लिया इतनी जम से नीचा कि उसकी हड्डी दिखने लगी। राघव दर्द से जोर से चिल्लाया। वहाँ इतना सन्नाटा था कि उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो आदमी हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज भी गूंज रही थी। राघव उस आदमी को जोर से धक्का देकर भागा। वहाँ से वो आदमी हंसते हुए बोला, तू मेरी मर्जी के बिना इस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकता। राघव भाग रहा था। उसे पता था ये जंगल इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। वो थक के एक पेड़ से टिक के खड़ा हो गया। उसे लगा उसके पीछे कोई है। उसने जैसे ही अपने भी आगे बढ़ाए, वो बढ़ नहीं पाया। उसका शरीर पेड़ में चिपक गया। उसने फिर पूरी ताकत से जोर लगा कर आगे बढ़ा तो उसके पीठ की पूरी चमड़ी पेड़ में चिपक गया। बस हड्डी दिख रही थी। वो एक बार फिर जोर से दर्द में चिल्लाया और हिम्मत करके भागा वहाँ से। आज उसे मजदूरों की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो लोग सही की रहे थे कि वहाँ कोई ऐसी चीज है जिससे लड़ना नामुमकिन है। वो भागता हुआ एक ट्रक के पास पहुंचा। उसने बोला, मुझे ये से निकलना होगा। उसने ट्रक चालू किया और तेजी से जंगल से बाहर निकल गया। वो ट्रक चलाता हुआ जोरधन की कार के पास पहुंचा। उसे एक बात की शांति हुई ही वो इस भयानक जंगल से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक बंद किया और बाहर निकला, वो बाहर देखता ही रह गया, क्योंकि वो वही खड़ा था जहां से उसने ट्रक चालू किया था। ट्रक के आसपास उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो जोर से चिल्लाया ना। तभी उसे हवा के साथ किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसके शरीर में कपकापी सी दौड़ गई। कौन है, कौन है वहाँ सामने आ सामने। वो डर और गुस्से से जोर से चिल्लाया। उसके पर जंगल की तरफ बढ़ गए। गीली मिट्टी में जूते की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। कौन है सामने आ मेरे, तू जो भी है सामने आ। वो बोलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कहानी जारी है।